नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-57E फाइटर जेट की तरफ से है। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसमें रशियन ऑफिशियल की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया कि HAL की नास्तिक फैसिलिटी जहां पर 220 से ज़्यादा Su-30 MKI फाइटर जेट को बनाया गया था, उसमें सिर्फ मिनिमल मॉडिफिकेशन करके Su-57E जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही रशिया की तरफ से एक टीम नास्तिक फैसिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए भारत आई हुई थी और अभी रशियन साइड का ये कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है तो 1 साल के अंदर ही भारत में Su-57 की असेंबली लाइन को स्टार्ट किया जा सकता है। रशिया की तरफ से बात बताया गया कि अगर डील होता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले 2 स्क्वाड्रन यानी लगभग 36 से 40 एयरक्राफ्ट को फ्लाईवे कंडीशन में डिलीवर किया जाने वाला है और उसके बाद 3 से 5 स्क्वाड्रन भारत में नास्तिक फैसिलिटी में बनाने का प्रपोजल दिया गया। कुल मिलाकर अगर डील एक्सपैंड होता है तो 126 एयरक्राफ्ट तक Su-57E की ऑर्डर को एक्सपेंड किया जा सकता है, जिसका टोटल वैल्यू 7 से 10 बिलियन डॉलर के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर दिसंबर 2025 तक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत गश्त के दौरान डील को साइन कर दिया जाता है तो 2027 तक पहले फ्लाईवे कंडीशन में आने वाले जेट को भारत को डिलीवर किया जा सकता है। नासिक फैसिलिटी की बात करें तो 1964 से लेकर आज तक यहाँ पर अलग अलग टाइप की रशियन एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है और Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के टाइम पर यहाँ पे 60% के आसपास लोकल कंपोनेंट को अचीव किया जा चुका है। और अभी यहाँ पर Su-57E की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मॉडिफिकेशन जरूरी पड़ने वाली है वो सिर्फ एवियोनिक्स बे और कंपोजिट क्यूरिंग के लिए होने वाली है, जो कि अराउंड 30% के आसपास लिमिटेड होने वाला है। मतलब भारत में Su-57E को बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन को बस कुछ ही महीने के अंदर ही रीटूल किया जा सकता है, जिससे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि बस 1 साल के अंदर ही Su-57E का लोकल प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट किया जा सकेगा और ये इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। इसके अलावा Su-57 स्टेल्थ प्रोफाइल के साथ साथ हैवी वेपन लोडआउट को भी कैरी करने में सक्षम होने वाला है। इसमें इंडियन ओरिजिन अस्त्र सीरीज की VBR मिसाइल और रशियन ओरिजिन लॉन्ग रेंज R-37M मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स को अनमैच्ड VBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। और फ्यूचर में इसे उत्तम ऐसा रडार और देसी वेपन को भी इंटीग्रेट करने के लिए डिस्कशन किया जा सकता है। साथ ही एग्जिस्टिंग Su-30 MKI फ्लीट को भी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें विरूपक्षीय ऐसा रडार और इंडियन ओरिजिन मॉडर्न एवियोनिक्स को इसमें इंस्टॉल किया जाने वाला है। और अभी रशिया की तरफ से इसके लिए भी अपनी R-37M मिसाइल को भारत को ऑफर किया जा रहा है, यानी कि खाली Su-57E ही नहीं बल्कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की सभी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी R-37 जैसे मिसाइल को इस्तेमाल करने में सक्षम होने वाले, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर को कई फोल्ड तक इंक्रीज करने में मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। सोर्सेज की तरफ से भी बात कंफर्म किया गया कि तेजस मार्क 2 अपने डिजाइन स्पेसिफिकेशन को एक्सीड कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये एयरक्राफ्ट ओरिजिनली 17.5 टन तक की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के लिए डिजाइन किया गया था, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को अगर फुली लोडेड कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है तो इसका वेट 17.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वेट इससे ज़्यादा हुआ तो या तो टेक ऑफ ही नहीं कर सकता है या फिर इसका एयरफ्रेम उतना वजन नहीं उठा नहीं सकता या फिर टूट भी सकता है। अब किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा वेट को कैरी कर सकते हैं। एक इसमें से फ्यूल होने वाला, दूसरा इसमें से वेपन होने वाला है और इसी वजह से हर एक एयरक्राफ्ट में फ्यूल और वेपन का एक बैलेंस बनाया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ही मैक्सिमम फ्यूल और मैक्सिमम वेपन को कैरी करने का लिमिट सेट किया जाता है। और इसी हिसाब से तेजस मार्क 2 के लिए ये 17.5 टन होने वाला था, लेकिन अभी पता चला कि तेजस मार्क 2 का एयरफ्रेम 18 टन तक की वेट को आराम से हैंडल कर सकता है, यानी एक्सपेक्टेड वेट लिमिट के मुकाबले तेजस मार्क 2 भी 500 kg के आसपास एक्स्ट्रा लोड आउट को कैरी करने में सक्षम होने वाला है, जिसमें फ्यूल भी हो सकता है फिर वेपन भी हो सकता है। और पता चला है कि ये इंप्रूवमेंट मेनली AD की तरफ से डेवलप किया गया और इसमें इस्तेमाल किए गए कंपोजिट मटेरियल की टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाला है और ये चीज़ अभी तेजस मार्क 1 के साथ भी हमको देखने को मिलने वाला है। AD की तरफ से भी बात बताया गया कि अभी तेजस मार्क 2 की 4 प्रोटोटाइप को बनाया जा रहा है, जिनके थ्रू स्टेप बाय स्टेप ट्रायल को कंडक्ट किया जाने वाला है और इन 4 प्रोटोटाइप्स को पहले 17.5 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ वैलिडेट किया जाने वाला है, फिर इनको 18 टन तक पुश किया जाने वाला है और अगर सब कुछ सही रहा तो तेजस मार्क 2 की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को 17.5 टन की जगह पर 18 टन तक अपडेट किया जा सकता है।
अभी तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप 2027 तक रोल आउट करने का प्लान किया जा रहा है और इसकी पहली फ्लाइट को 2028 में करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन को 2031 के आसपास स्टार्ट करने का एम रखा जा रहा है। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अभी डिले होता जा रहा है, इस पर अभी सभी का भरोसा उठने लगा, क्योंकि अभी के हालात में इसका पहला फ्लाइट जो है वो 4 से 5 साल डिले हो चुका है। और अगर इस तरीके से और डिले होता जाएगा तो जब तक हम तेजस मार्क 2 को डेवलप करेंगे तब तक ये आउटडेटेड बन चुका होगा। अगला अपडेट सीआरपीएफ की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ की तरफ से अभी कारगिल की स्नाइपर राइफल को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। ये स्टेप इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। सीआरपीएफ के लिए अभी कार 817 डीएमआर को मेन कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही बोल्ट एक्शन में CSR 338 और CSR 50 फैमिली को भी सीआरपीएफ की तरफ से इवेल्युएट किया जा रहा है। अब कार 817 को सिलेक्ट करने के पीछे एक मेजर कारण इसका हल्का डिजाइन, और ये एक सेमी ऑटोमेटिक डीएमआर है जो जंगल और अर्बन वॉरफेयर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट जैसे जंगल वॉरफेयर यूनिट को लाइटवेट, कोरोजन रेजिस्टेंस और रिलायबल वेपन की जरूरत है, और इसके लिए अभी कार 817 को परफेक्ट माना जा रहा है। कार 817 डीएमआर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 4.96 kg यानी कि 5 kg के आसपास, और इसका एडवांस कोटिंग हाई ह्यूमिड कंडीशन में और टफ टेरेन में भी बिना कोई दिक्कत के इसको ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। और इसका सेमी ऑटो एक्शन डायनामिक एंगेजमेंट में बोल्ट एक्शन स्नाइपर के मुकाबले हमें एडवांटेजेस को डिलीवर करने वाला है। इन राइफल्स को भी भारत में बनाने के लिए कारगिल की तरफ से आईकम के साथ हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया, और ये यूएई और भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट का पहला मॉडल होने वाला है, जहां पर कार 816, कार 817, CSR सीरीज और CMP9 जैसे स्मॉल आर्म को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। हालांकि इस टेंडर में पहले कुछ लीगल चैलेंजेस भी सामने आए थे, जिसमें इन राइफल की एमुनेशन स्पेसिफिकेशन को लेकर कुछ कंसर्न खड़े किए गए थे, लेकिन ट्रायल के बाद कारगिल की राइफल ने सीआरपीएफ की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को क्लियर कर दिया था, और इसके बाद अभी इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ की तरफ से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से अब ये बात कंफर्म किया गया कि अग्नि प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का पहला रेल बेस्ड लॉन्च प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। ये ट्रायल उड़ीसा तट से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन में एग्जीक्यूट किया गया था, और इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने अपनी 2000 किलोमीटर की स्ट्राइक एनवेलप को पूरी तरीके से वैलिडेट किया था। अग्नि प्राइम एक कैनिस्टराइज्ड 2 स्टेज सॉलिड फेल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले लाइटर और ज्यादा अजाइल अग्नि सीरीज का मिसाइल होने वाला है। इस ट्रायल के दौरान इस मिसाइल को रियल टेल यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से टेस्ट किया गया था, और इसकी परफॉर्मेंस को एंड टू एंड टेस्ट किया गया था, और डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि इस ट्रायल में टेक्स्ट बुक पैरामीटर को अचीव किया गया था। इस टेस्ट के दौरान जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो इसका रियल टेल सिस्टम होने वाला है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा इसका सर्वाइबिलिटी होने वाला है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में रेल बेस्ड डिप्लॉयमेंट, स्पेशली इंजीनियरिंग बॉगेज और रेल वॉगन में डिस्गाइज करके मिसाइल को सिविलियन रेल ट्रैफिक में छुपाकर चलाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिसको हाइड इन प्लेन साइड का अप्रोच भी कहा जा सकता है। सेम तरीके का कॉन्सेप्ट रशिया के बागुजिन सिस्टम के साथ भी देखा जा सकता है। और रेल मोबिलिटी सिस्टम होने से एक और फायदा ये है कि जरूरत पड़ने पर इन सिस्टम को देश की मैक्सिमम लोकेशन तक बहुत ही तेजी के साथ पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट में हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता, और ये नॉर्मल ट्रक बेस्ड प्लेटफॉर्म के मुकाबले इजीली हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अग्नि प्राइम का रेल टेल ट्रायल भारत के क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट को और भी मजबूत बनाने वाला है। इसके साथ भारत के पास डाइवर्सिफाइड लॉन्च ऑप्शन भी मौजूद हो सकते हैं, जहां पर जरूरत के हिसाब से हम रोड, रेल, कैनिस्ट्राइज सी या फिर लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से इन मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और ये डेवलपमेंट भारत के न्यूक्लियर डिटरेंट पोस्चर में एक मेजर इंपॉर्टेंट लेयर को ऐड करने वाला है। अगला अपडेट लॉटरिंग मुनिशन की तरफ से है। मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें दोनों तरफ से ड्रोन और लॉटरिंग मुनिशन का पहली बार फुल स्केल में डिप्लॉयमेंट किया गया था, ये इस्तेमाल किया गया था। इसमें भारत की तरफ से डिप्लॉय किए गए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेरोप लॉटरिंग मुनिशन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस नोड को निशाना बनाया था, और इंडियन एयरफोर्स को एक टैक्टिकल एडवांटेज को प्रोवाइड किया था। इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स के बात समझ में आ चुका है कि अगर फ्यूचर में कोई लड़ाई होता और लंबा चलता है तो हमें ऐसे सिस्टम की काफी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ने वाली है, और ट्रेडिशनल मिसाइल के मुकाबले इनका फ्यूचर वॉरफेयर में ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाला है।
इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी लॉटरिंग मुनिशन की फ्लीट को एक्सपेंड करने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाले इंडिजिनस लॉटरिंग मुनिशन को जल्दी से जल्दी अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए एक डुअल ट्रैक स्ट्रेटेजी को अपनाने का फैसला किया जा रहा है। एक इसमें से छोटा फॉलन ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला, जिसमें हरप ड्रोन को एक्वायर किया जाने वाला, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए हरप यूनिट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा बल्क ऑर्डर होने वाला है, जिसमें इंडिजिनस सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग लॉटरिंग मुनिशन की स्टॉक पाइल को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सेगमेंट के अंदर एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक केपेबल यानी 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की रेंज वाली लॉटरिंग मुनिशन को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही स्टेल्थ, लॉन्ग एंड्योरेंस, AI ऑटोनॉमी और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ स्वाम और कोऑर्डिनेशन फीचर को भी कंसीडर किया जा रहा है, ताकि इसकी मदद से एयर डिफेंस बेल्ट को सैचुरेट या स्पूफ करना पॉसिबल हो पाएगा। अब इस रेस के अंदर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस और वेदर एरोनॉटिक्स जैसे कंपनी की प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है, जो कि मेनली इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, जो कि लगभग सेम स्टैंडर्ड की लॉटरिंग मुनिशन को भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अंदर फिट होने वाला है। और आगे चल के इनमें से किसी एक की या इनमें से कुछ की लॉटरिंग मुनिशन को इंडियन एयरफोर्स में बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने का उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।